अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत की, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की है उन समेत। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वापस अलॉट हुआ है, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर समाअत थी। पहली हेयरिंग थी और वो पहली हेयरिंग में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के जो रिमार्क्स हैं वो पढ़कर और देखकर अफसोस ही हुआ है। जैसा कि पहले उनके कुछ रिमार्क्स पर अफसोस होता रहा है, जिसका इजहार मैं वीलॉग्स में करता रहा हूँ, तो अभी भी जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दाखिल हुआ था, ज़हनी तौर पर वो उस एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट की जद में जकड़े हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अभी पहली हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, और अभी पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया। तफसीली फ़ैसला अभी आना बाकी है। वो तफसीली फ़ैसला आएगा तो वकला उसको पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ेगी, उसके बाद जाके बहस होगी और उसके बाद फिर आप कोई अपना माइंड डिस्क्लोज़ करते हैं उस फैसले के हवाले से। लेकिन अभी फ़ैसला आया नहीं है, इशू नहीं हुआ है, किसी की नज़र से नहीं गुजरा है। एंड अपेरेंटली वी हैव द रिमार्क्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। तो ये बहुत बेहतर होता कि अगर फ़ैसला आ जाता, वो वकला भी पढ़ते, अदालत भी पढ़ती, उसके ऊपर बहस भी हो जाती और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना माइंड डिस्क्लोज़ करते कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में सुकम है, और अगर सुकम है तो क्या सुकम है, और आपके पास जवाज़ भी होता। लेकिन ही सीम्स टू बी इन अ हरी, मतलब कि अभी फ़ैसला भी नहीं आया उसके ऊपर। अभी हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील तैयारी का वक्त मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 3-1 दिन की डेट दे दें ताकि मैं केस की तैयारी कर लूँ। और उसके ऊपर उससे पहले चीफ जस्टिस ये कह चुके कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में सुकम है, यानी कि अभी फ़ैसला आना बाकी है। वो आएगा, इशू होगा, आप उसको फिर पढ़ेंगे, फिर आपको उसमें कोई सुकम नज़र आता है तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए। बट जस्ट इन द फर्स्ट हेयरिंग व्हेन वी डोंट इवन हैव द डिटेल्ड जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, उसमें सुकम है। आपने अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया, विच इज़ अनलाइकली ऑफ ए जज। तो ये होना नहीं चाहिए। तो बहरहाल एक तो उन्होंने ये कह दिया है। उसके बाद हामिद खान साहब ने तैयारी का जब वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि पीर तक का वक्त दे दें, यानी कि आज जुम्मा था तो जुम्मे के साथ आप देखें कि हफ्ता एतवार वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, हाई कोर्ट्स भी बंद होते हैं, तो पीर ही नेक्स्ट वर्किंग डे बनता था। तो उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर 3 दिन केस को मुलतवी करना है तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करना होगा। हालांकि दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया किसी भी फ़ैसले को मुअत्तल करने का। फ़ैसले को मुअत्तल करने का जो क्राइटेरिया होता है अदालतों का, वो ये होता है कानूनी तौर पे। मैं क्विकली बता देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल बात है तो आम व्यूअर का उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो होता है दैट देयर इज़ अ सीरियस इशू टू बी ट्राइड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर जो कि हुक्म इम्तना मांग रहा है, और तीसरा ये है कि अगर वो नहीं दिया जाएगा तो देयर विल बी एन इर्रेपरेबल इंजरी। ये 3 टेस्ट हैं, ये क्राइटेरिया जिसके मुताबिक, तो उन तीनों का तो जिक्र ही नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि जी कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, तो केस पीर पे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम फैसला मुअत्तल करेंगे अगर 3 दिन ये एडजर्न होगा। वाई, क्यों? मतलब कि 3 दिन की एडजर्नमेंट इतनी भारी आप पे गुजर रही है और इसकी बुनियाद पे आप फैसला कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पर मुअत्तल करने की ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। और फिर पैशन ये है चीफ जस्टिस का कि उन्होंने कहा है कि हम तो कल और परसों भी काम करने को तैयार हैं इंतखाबात, यानी कि छुट्टी के दिन भी अदालत लगेगी, हफ्ते को छुट्टी के दिन एतवार को भी अदालत लगेगी। और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो बैठकर इस केस को सुनेंगे, और हुआ इवेंचुअली एंड में यही है कि उन्होंने इस केस को सुनने के लिए कल की समाअत दोबारा मुकर्रर कर दी है, हफ्ते के रोज़ की, और हफ्ते को अब इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी, यानी छुट्टी वाले दिन। सो दी कोर्ट सीम्स टू बी in a hurry while listening to this petition, and there seems to be in a hurry regarding the disposal of this petition. तो ये apparently situation है। अब इसकी जो डिटेल है वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जो रिपोर्टिंग इसके ऊपर हुई है वो ये है कि अच्छा, एक ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे वो मखदूम अली ख़ान है, और
अपना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि केस की फाइल मैंने भी नहीं पढ़ी है। हामिद खान, आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे? अच्छा, अब देखें, आप खुद वो कह रहे हैं कि केस की फाइल तो जब आपने केस की फाइल ही नहीं पढ़ी अभी, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है? लेकिन बहुत जज हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज रिमार्क्स, और पर्टिकुलरली आजकल के हालात में, इन हालात में 2 जज इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मज़ार-ए अकबर नकवी साहब, एजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ख़ास तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पोर्ट्रे हो रही है आवाम की नज़र में, एक बड़ी सियासी जमात की नज़र में। जो मकबूल है, उन्हें लगता है, जो भी लगता है वो सबको ही पता है। तो तब आप इस तरह के रिमार्क्स देने से गुरेज़ करें, मतलब कि आपके जहन में, दिल में जो भी है, आप कम अज़ कम पहले केस पूरा देख लें, फ़ैसला पढ़ लें, सुन लें, उसके बाद फिर आप इस तरह के रिमार्क्स दें। बहरहाल, वकील इलेक्शन कमीशन मखदूम अली ख़ान ने कहा कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं, जबकि हामिद खान ने कहा इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दें। पहले उससे पहले 3 दिन का मांग चुके थे, जिसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ चीफ जस्टिस ने क्या कहा था। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि कल तक का तो देना। इलेक्शन कमीशन बताए वो किस तरह अपील दाखिल कर सकता है, यानी कि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, इनका हक के दावा नहीं बनता। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा भी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाएंगे तो यही सवाल आप पर आएगा, आप पर भी सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चलेंगे। वैसे ये आर्गूमेंट भी मुझे समझ नहीं आया कि वो आइनी इदारा है, तो आप पर भी वही सवाल आएगा। ये बहरहाल चलो आगे चलते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात ना कराने पर PTI को नोटिस जारी किया। और बाकी सारी पार्टियों में तो कमाल जमहूरियत है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और कोई पार्टी है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो ज़बरदस्त है, उसकी जमहूरियत में, उसके इंतखाबात में, इंट्रा पार्टी और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो है पास हो जाएगी। और जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं बनती है या नहीं बन रही है, या इस्टेब्लिशमेंट बनाना नहीं चाहती है फ़िलहाल, या उनको सबक सिखाना चाहती है, या एंड तक ले जाना चाहती है, तो उसके सारी प्रॉब्लम्स निकल आएंगे, सामने आ जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा PTI के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार कहाँ दर्ज है? अच्छा जी, चलो ये भी ठीक है, तरीक़ाकार उसका जी बताएं क्या है, वो कैसे बने, क्या बने। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हामिद खान से इस्तफ़सार किया कि क्या ये बात दुरुस्त है? कौन सी बात? बात ये है कि अच्छा जी हाँ, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तैनात नहीं था, यानी कि एक ही बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और कोई मेंबर नहीं था इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस कराने के लिए, जिस पर PTI के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकील की बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की दस्तावेज़ात का है? हामिद खान ने कहा केस की तैयारी के लिए वक्त इसीलिए मांगा था। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समात और हक के दावा ना होने पर भी दलाइल दूंगा। मुनासिब होगा पहले हक के दावा का और काबिल समात होने का नुक्ता सुन लें। एक फरीक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से मुतासर है, इसके हक के दावा तो बनता है। अच्छा जी, इस चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, यहाँ रोज़ कलेक्टर अपने ऑर्डर्स के दफा के लिए आता है, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं होता। वकील PTI हामिद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं इलेक्शन एक्ट पर है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बोले आपकी बात मान लें तो यह आइनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन के काम में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। एक बार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आगे करने लगे। मैंने जस्टिस जवाद एस खाजा से कहा मैं इख्तलाफी नोट लिखूंगा। मैंने वाज़ह कहा था इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने मेरी बात से इत्तफाक किया था। ओके फाइन, अग्रीड कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इंतखाबात साफ शफाफ आज़ादाना कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा रहा या नहीं करवा पा रहा या करवाने में नाकाम हो रहा है या कोई गलतियां कर रहा है, तो वो सारी गलतियों को सुधारना अदालतों का काम है। और वहाँ पे चीफ साहब आपका, अब आप मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, कोई भी इदारा आइनी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता।
अगर वो इदारा, आईनी इदारा ये कुछ करे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, मिसाल के तौर पे आज भी शफकत महमूद का ट्वीट आ गया NA 128 PP 170 से कि मैं इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहा हूं। क्यों दस्तबरदार हो रहे? शफकत महमूद क्या हुआ, क्यों दस्तबरदार ऑल ऑफ अ सडन? क्या कोई दबाव था? पहले जो हालात हैं पॉलिटिक्स के सारों के सामने ही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबके सामने है। शफकत महमूद पहले चुप करके बैठे रहे साइड पे, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनके ऊपर तनकीद हुई है, but he submitted the nomination papers, they were accepted, and now he says that he is not contesting for the elections. Why? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बगैर दबाव के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने में कामयाब है? ये तो देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है चीफ जस्टिस साहिब, ये तो देखना काम है, और उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। काजी फैज ईसा ने कहा कि PTI खुद हाई कोर्ट गई थी, इन्हें तो अपील दायर होने पर हैरान नहीं होना चाहिए। हामिद खान ने कहा अकबर एस बाबर PTI के रुकन नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा। एक तो अकबर एस बाबर भी जैसा जुड़ा है ना PTI को, कम ही इस तरह चीज़ें जुड़ती हैं किसी दूसरी चीज़ को। आज तक PTI वाले कहते हैं कि अकबर एस बाबर इज़ नो मोर द मेंबर ऑफ द पार्टी एंड ही सेज दैट ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और सोने पे सुहागा ये है कि कोर्ट भी कह रहा है कि फाउंडिंग मेंबर को तो नहीं निकाला जा सकता। फाउंडिंग मेंबर को निकाला जा सकता है हामिद खान साहब, आप भी तो बानी मेंबर है, आपको निकाला जा, फाउंडिंग मेंबर को तो भाई क्यों नहीं निकाला जा सकता फाउंडिंग मेंबर को? मतलब कि इफ देयर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स और उसमें से एक नजरियाती तौर पर अलग हो गया और 11 अपनी जगह पर कायम है और वो कहते हैं कि ये नजरिया और इसके मुताबिक चल रहा है और एक डिफरेंट है, तो उससे पार्टी अलहदा अपने आप को क्यों नहीं कर सकती? ये तो मतलब कि अजीब मेरी नजर में बात है। लेकिन बहरहाल अकबर एस बाबर के रुकन नहीं है, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन कैसे हैं? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा PTI ने हमारी शिकायत पर कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया था। अच्छा जी, शिकायत थी तय। चीफ जस्टिस ने कहा अकबर एस बाबर ने खुद को PTI का बानी रुकन लिखा है, जबकि हामिद खान ने कहा कि अकबर एस बाबर PTI के रुकन नहीं है। पार्टी का बयान किसी इंफरादी शख्स के बयान पर फौकियत रखता है, ये हामिद खान साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दे जी, इनको दस्तावेज दिखा दें कि अकबर एस बाबर नहीं है जी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन इशू किया था उस हवाले से वो चीफ साहब को दिखाएं तो वो मानेंगे कि अकबर एस बाबर रुकन नहीं है PTI के। हामिद खान ने कहा अकबर एस बाबर रुकन थे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बानी रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म ही नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप भी PTI के बानी रुकन हैं, जिस पर हामिद खान ने कहा मैं भी PTI का बानी रुकन हूं। बानी अरकान 8 से 12 थे, बानी अरकान और बाद में आने वालों में फ़र्क करना होगा। उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल PTI बने ये नहीं मालूम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने नुक्ता उठाया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली ख़ान ने, अच्छा वैसे मखदूम अली ख़ान बड़े सीनियर लॉयर हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। ये कुछ वकील हैं जिनका नाम बार बार आप सुनते होंगे बड़े बड़े केसेस में, एक मखदूम अली ख़ान है, एक ख्वाजा आरिस हैं, कुछ और हैं। तो ये खैर वकालत में तो होता है कि एक वकील जो है एक तरफ से केस लड़ता है तो मतलब कि वकील का जो इस लेवल पे मैंने कुछ देखे हैं जैसे मखदूम अली ख़ान साहब हैं, इनका कोई मुस्तकिल नज़रिया नहीं होता। दे आर जस्ट लॉयर हु कैन बी एंगेज्ड एज अ काउंसिल बाय एनीबडी जो उनके साथ फ़ी एग्रीमेंट कर लेता है। तो मखदूम अली ख़ान की वैसे लीगल सर्कल्स में एक काबिल और सीनियर वकील होने के हिसाब से वाले से इज़्ज़त की जाती है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इस बात पे कि PTI से बल्ले का निशान वापस लिया जाए, और इसी तरह और भी इस तरह के केसेस में वो वकील होते हैं। तो नज़रियाती वकील में और वकील में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फ़र्क होता है। बहरहाल तो मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में 64 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला दिया है। वाह वाह। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाए हैं। इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं थे। PTI के इंतखाबात खुफिया
और पेश की गई दस्तावेज हकायक के मुताबिक नहीं थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, क्या वो पार्टी छोड़ गए? असद उमर साहब का कोई इस्तीफा है? क्या उनको पीटीआई से निकाला गया है? अब बात ये हो रही है कि उमर यूब कैसे बने हैं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के? असद उमर थे वो, तो याद आ रहा है चीफ जस्टिस साहब को, वो तो असद उमर थे, वो पार्टी छोड़ गए। असद उमर का कोई इस्तीफा आया है? क्या उनको पीटीआई बुलाए? उनको पूछें असद उमर साहब को बुला के कि जेल में चंद दिन गुजारने, 2-4 दिन गुजारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल सेक्रेटरी का ओहदा क्यों छोड़ा था और उसके बाद बुनियादी रुकनियत भी क्यों छोड़ दी थी? बुला के पूछे उनसे। उमर यूब चले, आपको नहीं लगता कि वो कैसे बन गए सेक्रेटरी जनरल बगैर इलेक्शन के? असद उमर तो बड़ा पोस्टर बॉय था पीटीआई का, ये इश्तिहार लगते थे असद उमर के पीटीआई की हुकूमत आएगी, असद उमर वजीरे वो खजाना होगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेगा। और असद उमर ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है, उसका इस्तीफा है, क्या उनको पीटीआई से निकाला? आपको कुछ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं पता, जज साहिबान को कुछ नहीं पता, चीफ जस्टिस को कुछ नहीं पता। पता है तो ये पता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुकूमत की कैसी परफॉर्मेंस थी। रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आ गया था, वो मतीउल्लाह जान उठाया गया था, फलाने साहबी को चुपेड़ें पड़ गई थी, वो सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो रहा है या अभी जो कुछ हो रहा है, वो चीफ साहब को याद कराना पड़ता है या उन्हें पूछना पड़ता है। सही है, होता है बिल्कुल ऐसी। ठीक, तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असद उमर से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मालूमात नहीं है। उमर यूब ने पीटीआई के इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। अब उमर यूब सेक्रेटरी जनरल हैं। उमर यूब कैसे सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बने ये नहीं मालूम, ये वकील इलेक्शन कमीशन कह रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इसका मतलब है पीटीआई ने अपने आइन के खिलाफ वर्जी की है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए गए। तो अब इस एक नुक्ते पर कि इंट्रा पार्टी एग्जैक्टली हैव नॉट टेकन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच पॉसिबली पीटीआई को एक बार फिर बल्ले के निशान से महरूम कर सकता है। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक नहीं हुए, यानी कि सारी ट्रांसपेरेंसी और सारी मेरिटोक्रेसी पीटीआई के इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर ही अप्लाई होती है, ना वो नून लीग के इलेक्शंस पर, ना पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस पर, ना किसी और पार्टी के इलेक्शंस पर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होते हुए आम इंतखाबात के हवाले से सियासी तौर पर जो मंजरनामा और जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी उस तरह से चीज़ें अप्लाई होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि आइनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं बनती है। लोगों के चाहे अजीबो गरीब हालात हो जाए, लित्तर पोला हो जाए, उनको पार्टियां छोड़नी पड़ जाए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो आइनी इदारा है, अच्छा आइनी इदारा अपना काम कर रहा है। लेकिन पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसकी जांच पड़ताल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साफ शफाफ इंतखाबात होने ज़रूरी है। और अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस सही नहीं हुए तो निशान अलॉट नहीं होना चाहिए, और निशान ना अलॉट होना मतलब कि आम इंतखाबात मेरिट्स पर होने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो मंजरनामा है वो मैंने आपके सामने इस तरह से पेश किया। फिर मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, ये जो जज साहिबान वकला के साथ इस अंदाज में बात करते हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। अब जैसे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि पीटीआई के 8 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं प्रोसीडिंग के दौरान, तो वोटिंग हुई थी, वीडियोस चला कर देख लें। ये उन्होंने अब, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, तो उसने जब इतनी बात हो रही थी खड़े होकर ये बोला, तो चीफ जस्टिस ने कहा आप आज वकील नहीं पार्टी हैं, आपको कोई तमीज़ है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाज़त लेकर बात करते हैं, आपकी पार्टी के वकील मौजूद है, आप बैठ जाएं। तो वो तमीज़ है ना, भी कहते तो बाकी बात कह देते कि आप अभी नहीं बात कर सकते, आप आराम से बैठें, जब आपको मौका देंगे तब आप बात कर लें। तो आपको कोई तमीज़ है, मतलब कि वो भी सफ़ेद बालों वाला आदमी है, उसको तमीज़ होगी, उसके माँ बाप ने सिखाई होगी।
तो वो खड़े होकर अगर उसने एक जुमला कह दिया तो आप कह दें कि आप अभी नहीं बात कर सकते, आप अपनी बारी पे बात करें। बहरहाल ये आज की सारी प्रोसीडिंग है जो उधर हुई है, और अब समात कल तक के लिए जो है वो मुलतवी हो गई है। मज़ीद इस समात में जो कुछ होगा वो आपको रिपोर्ट करूँगा, लेकिन PTI के लिए फ़िलहाल इसमें ख़बरें अच्छी नहीं है। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि PTI ने प्लान B तैयार कर लिया है इंतखाबात में हिस्सा लेने का, और वो ज़राए से ख़बर है कि अगर PTI से दोबारा बल्ले का निशान छीना जाता है तो PTI प्लान B के तहत इंतखाबात लड़ेगी। उस प्लान B में क्या होगा वो आपसे शेयर करेंगे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।